हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। देखिए, हम लोग भूगोल में पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने पहले 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने सबसे पहले वीडियो में बताया आपको कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो ग्रीक या यूनान के जो दार्शनिक थे, उन्होंने क्या बातें कही, जिसमें कि पाइथागोरस साहब आए, थेल्स साहब आए, या ऐसे ही उनके जो शिष्य वगैरह आते गए और बताते गए कि इस पृथ्वी के उत्पत्ति का क्या क्रम रहा या इस पृथ्वी के उत्पत्ति का क्या कारण बना। इसी क्रम को आप लोग प्राचीन कह सकते हैं कि प्राचीन आइडियोलॉजी था, मतलब प्राचीन जो है कुछ दार्शनिकों के द्वारा कही गई बातें थी, जिसको संकल्पना या परिकल्पना का नाम दिया जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते, क्योंकि देखिए, जब बात करते हैं हम सिद्धांतों की, तो सिद्धांतों का स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भूगोल पर दार्शनिकों का कुछ ज्यादा ही प्रभाव रहा है, जिसमें कि दार्शनिकों के द्वारा कही गई बातें वो कहीं ना कहीं मान्य रही है। क्योंकि जो उत्तरवर्ती सिद्धांत है, जो पूर्ववर्ती सिद्धांत होते हैं, वो उत्तरवर्ती सिद्धांत के लिए एक आधार या एक बेस प्रस्तुत करते हैं। तो इसी क्रम में देखिएगा, प्राचीन यूनान के बाद जब अर्ली आइडियोलॉजीज आया, मतलब आधुनिक सिद्धांत जब आने लगे या विचार आने लगे, तो उसी क्रम में देखिएगा 2 तरह के विचार प्रस्तुत हुए। एक हुआ आपका जिसमें कि अद्वैतवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अद्वैतवाद के सिद्धांत में मुख्यतः जो है एक तत्ववाद का समर्थन किया गया, मतलब किसी एक वस्तु से समग्र सौरमंडल के निर्माण की बात कही गई। वहीं कहीं पर जब हम बात करते हैं अद्वैतवाद के सिद्धांत का, यहां पर 2 तारों से लगभग 2 तारों का जो है डुअल नेचर बताया गया कि 2 तारों से समग्र सौरमंडल का निर्माण हुआ है। तो पिछले वीडियो लेक्चर को अगर आप देखिएगा, 2 इससे पहले अपलोड हो चुके हैं। आज जो मैं अपलोड करूंगा उससे पहले 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जो पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधित 2 अलग-अलग प्रकार की विचारधाराओं के बारे में बताते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं द्वैतवाद सिद्धांत के बारे में, जिसको ड्युअलिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। अब द्वैतवाद का सिद्धांत ध्यान से देखिएगा, तो द्वैतवाद मतलब ड्युअलिस्टिक, डुअल मतलब 2। यहां पर किसी भी तरह से 2 तारों का क्या कहते हैं आप, एक रेफरेंस लिया जाना। याद रखिएगा, जब हम अद्वैतवाद पढ़ रहे थे तो वहां पे एक तारे या नेबुला का रेफरेंस लिया जा रहा था, जिसमें लाप्लास का, कांट का, इन सब की थ्योरीज दी गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं द्वैतवाद सिद्धांत की, इसमें 2 तारों की संकल्पना की जाती है, मतलब 2 तारे ऐसे माने जाते हैं जिससे कि समग्र सौरमंडल के निर्माण की बात कही जाती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं द्वैतवादी संकल्पना या डुअलिस्टिक थ्योरी। तो आप लोग टॉपिक डालिएगा द्वैतवादी संकल्पना या डुअलिस्टिक थ्योरी के बारे में। ध्यान से देखिएगा, कहता है ग्रहों की उत्पत्ति संबंधित द्वैतवादी संकल्पना, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, मुख्य रूप से रसेल के द्वैतारक, याद रखिएगा नाम, रसेल का द्वैतारक परिकल्पना, रसल्स बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, रसेल का द्वैतारक परिकल्पना को संदर्भित करती है। तो याद रखिएगा, ये जो द्वैतवादी सिद्धांत है वो मुख्यतः रसेल के द्वैतारक परिकल्पना, मतलब 2 तारा वाला जो परिकल्पना, उन्होंने जो 2 तारों को लेकर जो परिकल्पनाएं की, उससे संदर्भित रखता है ये द्वैतवादी सिद्धांत। कहता है जो जीन्स एंड जेफरीज की परिकल्पनाओं में सुधार करते हुए सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी और उनके कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम की व्याख्या करती है। किसके? जीन्स एंड जेफरीज के जो सिद्धांत है उसको सुधार किया गया, उसमें ग्रहों की दूरी और कोणीय संवेग के बारे में व्याख्या करता है कौन? रसेल का द्वैतारक सिद्धांत। इसमें एक विशेष विशाल तारे, मतलब एक बड़ा विशाल तारा कि सूर्य के पास आने से, सूर्य के पास जब आया, याद रखिएगा, जब एक विशाल तारा सूर्य के पास आया तो सूर्य में इस बड़े विशाल तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस जो छोटा तारा था, जो हमारा सूर्य था, इस सूर्य के अंदर जो है ज्वारीय उद्भेदन होने लगा। क्या होने लगा? ज्वारीय बल द्वारा, ज्वारीय बल मतलब कि देखिएगा कि जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के तल पर कार्य करता है तो समुद्र का तल क्या होता है? कुछ ऊपर उठता है। तो ऊपर उठता है तो ज्वार आता है,
है ना। तो ज्वार यहां पर जब कोई बड़ा तारा जो है सूर्य के पास आया तो उसमें क्या हुआ, ज्वर उत्पन्न हुआ, मतलब ज्वारीय बल कार्य किया, जिससे कि इससे कुछ पदार्थ जो है वो निकले, बाहर निकले, और निकल कर क्या हुआ कि ग्रहों का निर्माण हुआ, जिससे सूर्य और ग्रहों का अलग अलग निर्माण हुआ। मतलब इससे पदार्थ निकल गया और इससे ग्रहों का निर्माण हो गया, और जो शेष रह गया वो सूर्य बन गया, जिसको कि हम लोग आजकल सौरमंडल कहते हैं। एक परिवार बना यहाँ पर, और कहता है यह एक द्वैत, द्वैत मतलब दो वस्तुओं, सूर्य और दूसरा तारा। ये जो द्वैतवादी संकल्पना है वो द्वैत मतलब दो वस्तु, सूर्य और एक दूसरा तारा, मतलब दो वस्तु को लिया गया है, यहां आधार लिया गया है, इसी पर आधारित जो है ये सिद्धांत है, जिसको द्वैतवादी सिद्धांत या द्वैतवादी संकल्पना कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं द्वैतवादी संकल्पना समझ में आ गया होगा किस पर आधारित है। अब इसी क्रम में देखिए कौन कौन आए जिन्होंने की द्वैतवादी संकल्पना के बारे में बताया। सबसे पहले आते हैं चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। क्या है? चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर कौन कौन आए, तो चैम्बरलिन और मोल्टन साहब आए। इन्होंने क्या बताया, ग्रहों के निर्माण से संबंधित क्या बातें की है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यह द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत आने वाला सिद्धांत है। मतलब तो याद रखिएगा, जब पूछा जाए आपसे चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना क्या है, तो याद रखिएगा द्वैतवादी संकल्पना का एक क्या कहते हैं सिद्धांत है। मतलब दो तारा वाला सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन किसने किया था, चैम्बरलिन। किसने? चैम्बरलिन साहब और मोल्टन साहब ने 1905 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा कि चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी थी, चैम्बरलिन और मोल्टन साहब ने 1905 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। किससे संदर्भित था, तो द्वैतवादी संकल्पना से था, ग्रहों के निर्माण से संबंधित द्वैतवादी संकल्पना से संबंधित था। आगे अगर हम बात करते हैं, इसके अनुसार ग्रह निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं। इनके अनुसार क्या है कि याद होगा जब हम अद्वैतवादी सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि एक गैस का निकाय था, एक पिंड था, जिससे के घूर्णन से ये चपटा हो गया, डिस्क बन गया, और इससे कुछ पदार्थ जो है बाहर निकल गए, और वही पदार्थ जो है ग्रहों का निर्माण कर लेते हैं, और जो शेष बच गया था वही तारा बन गया, हमारा सूर्य बन गया। लेकिन यहां पर कहता है इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो ग्रह का निर्माण जो है वो तप्त गैसीय निकाय, जिसको निहारिका कहते हैं, उससे नहीं हुआ है, बल्कि ठोस पिंड से हुआ है। कोई ठोस पिंड था, उसके कारण जो है ग्रहों का निर्माण हुआ है। इनके अनुसार, चैम्बरलिन और मोल्टन साहब के अनुसार माना जाता है कि प्रारंभ में दो विशाल तारे थे। कितने विशाल तारे थे? दो विशाल तारे थे। एक विशाल तारा यहां है और एक विशाल तारा यहां है। तो याद ध्यान से देखिएगा कि चैम्बरलिन और मोल्टन की क्या है ग्रहाणु परिकल्पना क्या है। कहता है कि प्रारंभ में क्या थे, दो विशाल तारे थे, एक स्टार ये हो गया और एक स्टार ये हो गया, दो तारे थे, और सूर्य एवं उसका साथी अन्य तारा, मतलब एक को मान लीजिए एक स्टार जो है वो सूर्य है, और ये जो है आपका, ये क्या है आपका साथी तारा, साथी तारा, साथी अन्य तारा भी कह सकते हैं। कहता है जब यह अन्य विशाल तारा सूर्य के पास, जब यह अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण, देखिए जब सूर्य के पास एक विशाल साथी तारा पहुंचा तो क्या हुआ कि उसके जो विशाल तारा था उसका आकर्षण शक्ति अधिक था। इसके आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से मतलब इस स्टार के धरातल से, सरफेस से क्या हुआ, असंख्य कण निकल अलग हो गए। असंख्य कण क्या हो गए, अलग हो गया, मतलब इससे जो है पार्टिकल्स निकलना शुरू हो गया, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको बाहर की ओर खींच रहा है। तो असंख्य कण बाहर निकल गए, अलग हो गए, यही आपस में क्या हुआ, मिल गए एक साथ, और मिलकर क्या हुआ, पृथ्वी जैसे ग्रह बनाए, और अन्य सभी ग्रहों का निर्माण इसी कारण से हुआ है।
तो ध्यान देने वाली बात है कि चैम्बरलिन और मोल्टन साहब के कथनानुसार या उनके नियम या सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक दो विशाल तारा, एक हमारा सन हो गया और एक कोई विशाल तारा जो है हमारे सन के निकट आया, तो उस विशाल तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण बाहर निकले। उस असंख्य कण बाद में क्या हुआ, एकजुट हो गए, मिल गए, जिससे पृथ्वी और अन्य तारों का अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किनका थियरी है? तो यहां पर चैम्बरलिन और मोल्टन साहब की ग्रहाणु परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। ये इनके द्वारा दिए गया सिद्धांत है। ठीक है, अब ये कब दिया था इन्होंने? 1905 में दिया था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि क्या कहता है चैम्बरलिन और मोल्टन साहब का ग्रहाणु परिकल्पना। कहता है इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण आदि की व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया है। किसकी व्याख्या की गई है? याद रखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ पर्वतों के निर्माण, किस प्रकार से पर्वत बने होंगे, किस प्रकार से जो है झील झरने सब बने हैं, या और सब चीजों की व्याख्या करने में इस सिद्धांत का मतलब कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के द्वारा जो है इन सब चीजों की भी व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, याद रखिएगा, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स व एंड जेफरीज। ये कब की बात है? 1919 और 1929 की। कहता है कि 1919 में जेम्स जीन्स ने हाइपोथेसिस दिया, परिकल्पनाएं दी 1919 में, लेकिन जेफरीज ने इसमें थोड़ा सा सुधार किया 1929 में। इसीलिए दोनों का नाम एक ही साथ आता है। तो ध्यान से देखिएगा, कहता है ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में जेम्स जीन्स ने किया। किसने? जेम्स जीन्स ने किया। हेरोल्ड जेफरीज ने 1929 में जेम्स जीन्स की विचारधारा को संशोधित किया था। देखिए, दोनों ने मिलकर एक बात नहीं कही, बल्कि 1919 में जेम्स जीन्स ने जो परिकल्पनाएं, जो हाइपोथेसिस रखा, उसी हाइपोथेसिस को संशोधित किया। मतलब उसी विचारधारा को, उसी परिकल्पना को संशोधित किसने किया? तो हेरोल्ड जेफरीज ने। इसीलिए इस परिकल्पना का नाम है जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। तो इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य एवं तारों के संयोग से हुआ है। देखिए, द्वैतवादी सिद्धांत में हमेशा दो तारों की बात कही गई है, दो या और अन्य तारों की बात कही गई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, कहता है सूर्य के निकट एक तारे, सूर्य के निकट एक तारे से सूर्य में, अब देखिए यहां पर समझिएगा, सूर्य है, ये मेरा सूर्य है और ये एक कोई तारा है। ठीक है, कहता है सूर्य के निकट एक तारा जो है, सूर्य के निकट आने से सूर्य में क्या हुआ? ज्वारीय उद्भेदन हुआ। जस्ट अभी हमने पहले भी देखा था, ज्वारीय उद्भेदन हुआ। इस तारे में क्या हुआ कि कहता है सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन कर दीजिए। मतलब इसमें क्या हुआ? इसमें उभार उत्पन्न होने लगा, इसके धरातल उठने लगा। इसके कारण क्या हुआ? फिलामेंट रूपी संरचना का निर्माण हुआ। इस तरह का फिलामेंट जैसा संरचना का निर्माण हुआ, जो बाद में क्या हुआ? टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। बाद में क्या हुआ? यही फिलामेंट जो है वो टूट गया और टूट के सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। और घूमते घूमते क्या हुआ? कालांतर में ठंडा हो गया। क्या हुआ? ठंडा हो गया और कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। और ये क्या हुआ कि घूमते घूमते समय के साथ ये ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद ये फिर कई टुकड़ों में बट गया और टुकड़ों में विभक्त होने के बाद अंततः इसी फिलामेंट से विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। जो हमारे सौरमंडल में ग्रह आपको दिखते हैं, उनका निर्माण जेम्स जीन्स और जेफरीज के अनुसार सूर्य और उसके बगल से कोई तारा था, उस तारे के द्वारा सूर्य के सतह पर ज्वारीय उद्भेदन हुआ
और उस ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट जैसी संरचना बनी। इस फिलामेंट के कालांतर में टूट जाने से एक पिंड बना जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा करते करते वो जो ग्रह या पिंड था वो ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद वो फिर क्या हुआ, फिर से खंडित हुआ, फिर से विभक्त हुआ, और विभक्त होने के बाद ये अन्य ग्रहों का निर्माण करता है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि अन्य ग्रह जो हमारे सौरमंडल में है वो बने। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे सौरमंडल का 99.8% जो मास है वो सिर्फ सन के पास है। बाकी आप समझ लीजिए 0.2% जितने भी स्टार्स देखते हैं, चाहे वो पार्थिव हो चाहे वो जोवियन ग्रह हो, जैसे जितने भी ग्रह हैं बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, क्यूपर बेल्ट्स, है ना, चाहे वो यम हो, इन सब का जो निर्माण है वो निर्माण सूर्य के कुछ हिस्से जो फिलामेंट के रूप में बाहर आया इस ज्वारीय उद्भेदन के कारण, उसके द्वारा निर्माण हुआ। ये किनका कहना है? तो जेम्स, जीन्स और जेफरीज के अनुसार। अब देखिए, अब आगे बढ़ाते हैं इसी सिद्धांत को। अब जेफरीज ने क्या सुधार किया? क्योंकि जेम्स जीन्स ने 1919 में यह परिकल्पनाएं रखी, लेकिन जेफरीज साहब ने, हेरोल्ड जेफरीज ने इसको 1929 में इसी को संशोधित कर दिया। मतलब इसी में कुछ बातें जोड़ी और कुछ चीजों को रिफाइन कर दिया। तो देखिए, जेफरीज ने ज्वारीय परिकल्पना का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। अभी हमने जो पढ़ा वो जेम्स जीन्स के अनुसार सूर्य है, एक तारा है, सूर्य पे ज्वारीय उद्भेदन हुआ, ये टूट गया, चारों तरफ घूमने लगा और फिर ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद फिर ये विभक्त हो गया अलग अलग पार्ट में। ये जेम्स जीन्स साहब ने कहा था। जेफरीज ने इसी में संशोधन कर दिया। क्या संशोधन किया? इनके अनुसार दो तारों, सूर्य तथा पास आता तारा, मतलब यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी वही बात है कि सूर्य है और एक निकटवर्ती तारा है, मतलब निकट आता हुआ तारा है, मतलब कोई तारा है जो सूर्य के निकट आ रहा है, निकट आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और तारा था, एक और यहां पर तारा था। किसके अनुसार? जेफरीज साहब के अनुसार। सूर्य तो था ही, एक तारा था, दूसरा अन्य तारा भी यहां पर था, जिसे उन्होंने सूर्य का साथी तारा बताया। ये सूर्य का क्या हो गया? साथी तारा। ठीक है, जेफरीज के मतानुसार आगे बढ़ता हुआ तारा सूर्य के इसी साथी तारे से टकरा गया। ये जो सूर्य की तरफ आ रहा तारा था, इसी साथी तारे से क्या हुआ? टकरा गया, है ना, टकराव हो गया। टकराने से क्या हुआ? ये जो तारा था ये टकराया और कई भागों में बिखर गया। ये जो तारा था ये कई भागों में बिखर गया, टूट गया, जिससे कि ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किनके अनुसार है? जेफरीज साहब ने जेम्स जीन्स साहब की परिकल्पना को संशोधित करके बताया कि सूर्य है, उसका एक साथी तारा है, उस साथी तारे के निकट जो है एक अन्य तारा आ गया और ये तारा साथी तारे से टकरा गया, जिससे ये खंडित हो गया, टूट गया, और यही टूटने के बाद जो अंश बचा यही ग्रहों का निर्माण करता है। ये किनके अनुसार? हेरोल्ड जेफरीज साहब के अनुसार कहा गया। अब हेरोल्ड जेफरीज साहब के बाद जो है आता है रसेल का द्वैतारकवाद की संकल्पना। रसेल साहब का द्वैतारकवाद की संकल्पना, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। तो देखिएगा, द्वैतवादी सिद्धांत जो है मुख्य रूप से रसेल साहब के द्वैतारकवाद सिद्धांत का ही कह सकते हैं कि इसी सिद्धांत का मेन रूप है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो कहता है कि रसेल की द्वैतारकवाद की संकल्पना 1937 यह बताती है कि ग्रहों की उत्पत्ति के समय सूर्य अकेला नहीं था। सूर्य, जब ग्रह की उत्पत्ति होनी थी तो सूर्य जो है वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक साथी तारा था। उसके साथ एक क्या था? साथी तारा था। ठीक है, किनके अनुसार? रसेल साहब के अनुसार। कहते हैं
कि रसेल साहब के अनुसार सौर मंडल के निर्माण के समय सूर्य के साथ एक और तारा मौजूद था जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। ये जो साथी तारा था वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। एक विशालकाय तीसरा तारा, एक बहुत बड़ा तीसरा तारा यहां पर आ गया, थर्ड स्टार। ठीक है, देखिए किनका है, रसेल साहब का द्वैतारक सिद्धांत है। इसमें कहा सूर्य है, उसका साथी तारा है जो उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तीसरा तारा जो है वो इसके निकट आएगा। जब कहता है एक विशालकाय तीसरा तारा जब इसी साथी तारे के करीब आया, मतलब इस साथी तारे के करीब आ गया तो उसके प्रबल ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, टाइडल फोर्स है, इसके कारण जो साथी तारा है उससे, ये जो साथी तारा है इससे पदार्थ अलग होने लगे। पदार्थ क्या होने लगे? अलग होने लगे, और अलग होकर क्या हुए? बाहर निकल गए। अब देखिए क्या कहा इन्होंने, रसेल साहब ने, सूर्य है, सूर्य के साथ एक साथी तारा है जो सूर्य का चारों ओर परिक्रमा कर रही है। अब एक तीसरा तारा जो है इसमें इंटरफेयर करने आ गया। अब तीसरा तारा जैसे ही इंटरफेयर करने आया तो दो की दोस्ती खत्म होगी। अब दोनों की दोस्ती कैसे खत्म हुई? तीसरा तारा साथी तारे को भड़काया कैसे? तो ज्वारीय बल से, टाइडल फोर्स से। जब ये भड़काया, इससे क्या हुआ? इसके मन में जो बातें थी वो बाहर निकलने लगी, मतलब इसके अंदर जो पदार्थ थे वो बाहर निकलने लगे। यही पदार्थ बाद में ग्रह बन गए जो सूर्य की ओर परिक्रमा करते ही रह गए। चलिए आगे देखते हैं क्या सारी बातें हुई। ये किनके अनुसार है? रसेल साहब के अनुसार है, ध्यान रखिएगा, मेरे अनुसार नहीं है। देखिए कहता है यह पदार्थ साथी तारे से अलग होकर सूर्य की ओर आकर्षित हुआ। जो पदार्थ अलग हुआ सूर्य से, वो क्या हुआ कि साथी तारे से जो पदार्थ अलग हुए वे सूर्य की ओर आकर्षित हुआ और फिर ठंडे हो गए और ग्रहों का रूप ले लिया, जिससे ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। यह सिद्धांत जो है वो जीन्स और जैफ्रीज की परिकल्पना की उन कमियों को दूर करता है जो सूर्य और ग्रहों की बीच की दूरी तथा ग्रहों के अधिक कोणीय संवेग की व्याख्या नहीं कर पा रही थी। जो जेम्स जीन्स जैफ्री साहब की जो थ्योरी थी, हाइपोथेसिस थी, उसमें जो कमियां थी उस कमियों को दूर किन्होंने किया है? तो रसेल साहब ने किया। देखिए यहां पर क्या है कि सूर्य है, सूर्य का एक साथी तारा जो इसकी ओर परिक्रमा कर रहा है, एक तीसरा तारा इसी दोनों दोस्त के बीच में आ गया। अब इस दोस्त की वजह से इसके ऊपर क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल लगा, इसलिए पदार्थ खींचा, अलग होने लगा। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, क्या हुआ? ये धीरे धीरे टूट गया। टूटा तो टूटने के बाद सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल में ही फंसा हुआ रह गया। अगर इसमें फंस जाता तो इसके साथ चला जाता, इसमें फंस गया तो इसके साथ चला गया, और जब इसके साथ चला गया इसी के चारों ओर परिक्रमा करते रह गया, और जब परिक्रमा करते करते ये ठंडा हो गया तो जो आज हम ग्रह देख रहे हैं इसी का परिणाम है। किनके अनुसार? रसेल साहब के अनुसार। ठीक है, चलिए अब रसेल साहब के बाद कौन आते हैं? तो ओटो स्मिड साहब आते हैं। क्या नाम है? ओटो स्मिड साहब आते हैं। देखिएगा ओटो स्मिड की अंतर तारक धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। ध्यान से देखिएगा, ओटो स्मिड की अंतर तारक धूल परिकल्पना रूसी वैज्ञानिक ओटो स्मिड द्वारा 1943 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1943 में रूसी वैज्ञानिक ओटो स्मिड साहब आए जिन्होंने अंतर तारक धूल परिकल्पना दिया जो सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। किसकी उत्पत्ति की? तो सौरमंडल और उस सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उसकी उत्पत्ति की जो व्याख्या है तारक स्मिड साहब एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया। क्या बताया? तो अंतर तारक जो है, अंतर तारक माध्यम क्या बना यहां पर? तो ध्यान देने वाली बात है कि ब्रह्मांड में धूल और गैस के कणों की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति? तो जो माध्यम बना इन थ्योरीज का उसमें क्या था? धूल और गैस के कण। धूल मतलब
जो बिग बैंग आप कह सकते हैं, जो बिग बैंग हुआ था, तो याद होगा जब धूल के और कणों के जो बादल बने थे वो यहां पर मौजूद है, जो कि अंतर तारक बादल कहलाया, या इसी को आप निहारिका कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? निहारिका। कहता है सूर्य का गुजरना। अब यहां पर देखिए एक बात आता है, सूर्य का गुजरना मतलब जब सूर्य सूर्य जब आकाशगंगा में घूम रहा था, सूर्य मंदाकिनी में जब अपने मन से घूम रहा है अपनी स्थिति में, तब वह ऐसे ही धूल गैस के बादल के करीब आ गया। ये जो अंतर तारक माध्यम है, इस माध्यम के निकट आ गया। सीधा समझिएगा, सूर्य अपनी आकाशगंगा में अपने मर्जी से घूम रहा था, ठीक है। अब घूमने के क्रम में क्या हुआ, कोई भटकता हुआ अंतर तारक बादल, जिसको इंटरस्टेलर क्लाउड कहते हैं, वो उस सूर्य के निकट आ गया, ठीक है। जब वो निकट आ गया, तो निकट आने के बाद क्या हुआ कि वहां पर देखिएगा कि सूर्य है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल बहुत तीव्र है। तो कहता है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इन कणों को अपनी ओर खींचा। देखिए हमारी जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी में इस तरह का है सिस्टम। इसमें मान लीजिए सूर्य जो है यहां पर घूम रहा है, सन है यहां पर घूम रहा है। अब इसी के निकट क्या हुआ कि कहीं से इंटरस्टेलर क्लाउड जो है आ रहा था घूमता हुआ, घूमते 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 ये सूर्य के पास आ गया। सूर्य के पास आया तो सूर्य के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा मास है, और इस मास के कारण क्या है, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो पदार्थ है, ये जो इंटरस्टेलर क्लाउड है, अंतरतारकीय बादल है, इससे पदार्थ सूर्य की ओर खिंच गए, जिससे वे सूर्य के चारों ओर एक चपटी डिस्क के रूप में घूमने लगे। मतलब ये जब खींचा तो खींचने के बाद सूर्य के चारों ओर जैसे डिस्क देखते हैं ना, इस तरह से घूमने लगा। अब कहता है कि समय के साथ ये धूल गैस के कण आपस में टकराकर, जुड़कर और घनीभूत होकर ये जो चारों तरफ घूमने वाला डिस्क था, वो कालांतर में जब धीरे धीरे एकत्रित होता गया, इकट्ठा होता गया और संघनित होता गया और जुड़ता गया और घनीभूत होता गया, और छोटे छोटे पिंड बनते गए, छोटे छोटे पिंड बनते गए, जो क्षुद्र ग्रह, ग्रह जैसे पिंड बना दिए, ठीक है। जो धीरे धीरे बड़े होते गए, मतलब धीरे धीरे और चीजें इसमें अट्रैक्ट होती गई, जुड़ती गई और ग्रह बनते गए, और उपग्रहों का भी निर्माण इसी से हो गया। जितने भी उपग्रह हैं, उन उपग्रहों का निर्माण भी इसी इंटरस्टेलर क्लाउड के कारण हो गया, ठीक है। ये किनका है, तो ओटो स्मिथ साहब की थ्योरी, ठीक है। चलिए अब ओटो स्मिथ साहब की थ्योरी के बाद कौन, यहां पर देखिएगा इसी तरह का, हाँ ठीक है। देखिए ये हमारा सन है, अपनी आकाशगंगा में घूम रहा था, इसके निकट में इस तरह का जो है धूलकण का बादल आ गया, इंटरस्टेलर क्लाउड आ गया। अब ये क्या हुआ, धीरे 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 इसके चारों ओर डिस्क बना दिया, इस तरह का धूलकण का डिस्क बना दिया, प्लेट बना दिया, और सूर्य के आकर्षण बल के कारण उसी के चारों ओर घूमने लगा। धीरे 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 इसी से क्या हुआ, कण जो है वो जुटते गए, जुटते गए, जुटते गए, जुटते गए, और जुटते जुटते क्या बना दिए, ग्रह बना दिए, और जो थोड़ा बहुत बचा वो उसे उपग्रह बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से ओटो स्मिथ साहब ने बताया कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति और ग्रहों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे आते हैं फ्रेड हॉयल साहब। फ्रेड हॉयल और लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना या सुपरनोवा परिकल्पना, याद रखिएगा। अब जो थ्योरी है उसका नाम क्या है, फ्रेड हॉयल व लिटिलटन की अभिनव तारा या फिर कई जगह पर सुपरनोवा परिकल्पना भी कहा जाता है, या फिर सुपरनोवा हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1931 में फ्रेड हॉयल और लिटिलटन साहब ने दिया। इस परिकल्पना के मुख्य बिंदु क्या है, तो कहता है शुरुआत में ब्रह्मांड में दो तारे थे। कितने तारे थे, दो तारे थे, हमारा आदिम सूर्य और उसका एक विशाल साथी तारा। कहानी की तरह समझिएगा, एक हमारा आदिम तारा जिसको हमने सूर्य कहा, आदिम सूर्य तारा, और एक साथी तारा, एक साथी तारा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है,
साथी तारा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि परमाणु प्रक्रियाओं के कारण उसके अंदर हाइड्रोजन खत्म हो गया। याद होगा हमने बताया था, जब मैसिव स्टार, जो तारा मैसिव स्टार होता है, जितना बड़ा तारा उसके अंदर जितना हाइड्रोजन उतना ही तेजी से वो जलता है और उतना ही जल्दी उसका फ्यूल खत्म होता है। तो ये जो साथी तारा था उसके अंदर वो परमाणु अभिक्रियाएं बहुत तेज हो गई और वो बड़ा हो था, जिससे उसके अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो गया, जिससे वो क्या होने लगा, वो ढहने लगा। ढहना मतलब टूटने लगा। याद होगा सुपरनोवा विस्फोट कैसे होता है, जब कोई तारा, विशालकाय तारा, मान लीजिए कि तारा है, उसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 चंद्रशेखर सीमा से अधिक है, तो उस तारे में क्या होगा कि उस तारे में जब हाइड्रोजन कंप्लीटली हीलियम में बदल जाएगा, हीलियम के नाभिक में टूट जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका परत जो है वो धंसने लगेगा और धंसते धंसते क्या होगा, धंसते धंसते क्या होगा, ये फट जाएगा और इसी में क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा, है ना। और सुपरनोवा विस्फोट होगा तो क्या होगा, उससे पदार्थ इधर उधर फैलेंगे, है ना। जिससे हमने बताया था कि पदार्थ भी फैले और उसी में जो पदार्थ बच गया वो न्यूट्रॉन तारा बना लिया, पल्सर बना लिया। अब यहां पर बात आती है कि यहां पर जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के कारण क्या हुआ, तो इसी विस्फोट से भारी मात्रा में गर्म गैस और धूल के कण बिखर गए। क्या हुआ, जो विस्फोट हुआ उस साथी तारे में, जो बड़ा विशालकाय तारा था, उसमें जब विस्फोट हो गया, उससे से क्या हुआ कि धूल और गर्म गैस के बादल निकल गए, जिसमें लोहा जैसे भारी तत्व भी थे। क्या थे, लोहे जैसे भारी तत्व भी मौजूद थे। वो क्या हुए, बिखर गए, जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर एक डिस्क का रूप में घूमने लगे। सिमिलर, अब फिर से आ जाइए ओटो स्मिथ साहब की बात पर, कि उन्होंने कहा सूर्य था, उसके बाहर क्या था, एक डिस्क जो है अपनी आकाशगंगा में घूम रहा है, एक इंटरस्टेलर क्लाउड कहीं दूर से घूमता भटकता सूर्य के निकट आया, उसी से खिंच गया और उसके चारों ओर डिस्क बना लिया। यहां पर क्या हुआ, एक सूर्य है, एक बड़ा विशाल साथी तारा है, उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से क्या हुआ, उसके जो धूलकण है अब सूर्य के चारों ओर डिस्क बना लिए। अब क्या होगा कि जब डिस्क बना लिए तो डिस्क क्या होगा, धीरे धीरे सूर्य के आकर्षण के कारण उसके चारों ओर घूमेंगे। अब घूमने के क्रम में क्या होगा, इससे डिस्क के पदार्थ जो है धीरे धीरे ठंडे होंगे। ठंडे होने के बाद वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, संघनित होंगे, कंडेंस होंगे और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहेंगे। अब क्या हुआ, वो संघनित होते होते इकट्ठे होने लगे, इकट्ठा होते होते एक गोला सा बनता गया और गोला सा बनता गया तो उसी से ग्रह और उपग्रह का निर्माण होता गया। ठीक है, कहीं ना कहीं बातें वहीं पर आके फंसती है। ठीक है, कहता है इस परिकल्पना की विशेषता क्या है, इस परिकल्पना की विशेषता क्या है, कहता है यह सूर्य और ग्रहों के बीच की अधिक दूरी, ग्रहों के कोणीय संवेग की समस्या और सूर्य व ग्रहों के तत्वों की संरचना में अंतर, सूर्य और जो ग्रह है उसके तत्व जो है उसकी संरचना में अंतर को समझाने में सक्षम है, जो पिछली परिकल्पनाएं नहीं कर पाई थी। जो पहले हमने पढ़ा था उसमें परिकल्पनाएं जो थी वो सक्षम नहीं था इस चीज को बताने में, लेकिन ये वाला जो सिद्धांत है ये बताने में सक्षम था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, फ्रेड होयल साहब के बताने के बाद लगभग चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें मैंने बताई है किससे संबंधित, पृथ्वी और अन्य ग्रहों या सौर मंडल के निर्माण से संबंधित जो द्वैतवादी सिद्धांत है इसको मैंने यहीं पर खत्म किया। क्योंकि इसके बाद देखिएगा कि फिर बिग बैंग थ्योरी भी आया, बिग बैंग थ्योरी में भी कई सारी बातें कही गई, मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर रखा है। साथ ही साथ स्टेडी स्टेट थ्योरी भी आया, साथ ही साथ और भी क्या कहते हैं स्थिति सिद्धांत भी आया। कई सारे सिद्धांत आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर सिद्धांत को देखा जाए, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम हो सकता था मैक्सिमम मैंने बता दिया। अब हम लोगों ने सूर्य के बारे में तो पढ़ लिया है, सूर्य के बाद हम लोग एक एक करके उनके जो ग्रह हैं, उनके जो इतने भी उपग्रह हैं उनके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर से। अब अगला जो वीडियो लेक्चर होगा सूर्य के
ग्रह के या सौर मंडल के ग्रह के बारे में विशेषताएं, उनकी संरचना, उसके बारे में रिसर्च होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, आपको मजा भी आया होगा। उम्मीद करता हूं आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट भी करके आप बता सकते हैं आपको कहां परेशानी होती है। आपके मन में अगर कोई सवाल होता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं हमसे। साथ ही साथ आप अगर लाइक का बटन दबाते हैं तो हमें अप्रिशिएशन मिलता है, हमें एक नई ऊर्जा मिलती है काम करने की। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।